प्रज्वल रेवन्ना भारत लौटे। रेप के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना भारत लौटे। जर्मनी से भारत लौटे प्रज्वल रेवन्ना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसआईटी ने रेवन्ना को गिरफ्तार किया। बेंगलुरु एयरपोर्ट से प्रज्वल की गिरफ्तारी हुई है, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रज्वल को सीआईडी दफ्तर ले जाया गया है और इसी के साथ साथ आज मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा प्रज्वल रेवन्ना को। रेप के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना भारत लौटे और रेप के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना जैसे ही भारत लौटे तो एसआईटी ने फिलहाल उनको गिरफ्तार किया। आपके पास कोई जानकारी? बिल्कुल, तो 35 दिन के बाद जर्मनी से बेंगलुरु लौटे और उस दौरान ही गिरफ्तारी ये हो गई है। एसआईटी ने अरेस्ट कर लिया, अब आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो कुल 45 दिन के बाद जर्मनी से बेंगलुरु लौट आए हैं प्रज्वल रेवन्ना। एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड करने के कुछ ही मिनटों के बाद एसआईटी ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। प्रज्वल 27 अप्रैल को बेंगलुरु से जर्मनी भाग गया था। प्रज्वल को महिला पुलिसकर्मियों की एक टीम जीप से सीआईडी ऑफिस लेकर पहुंची। उस दौरान की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इसके बाद उन्हें पूरी रात भर सीआईडी ऑफिस में रखा गया। एसआईटी की टीम एयरपोर्ट से 2 सूटकेस भी अपने साथ लेकर गई है और ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। प्रज्वल रेवन्ना को मेडिकल टेस्ट के लिए आपको बता दें कि शुक्रवार को सरकारी अस्पताल भी ले जाया जाएगा। 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष उनको पेश करना होगा, जहां पर पुलिस उसकी कस्टडी की मांग करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक एसआईटी प्रज्वल रेवन्ना की 14 दिन की कस्टडी की मांग कर सकती है। हालांकि अमूमन कोर्ट 7 दिन से 10 दिन तक की कस्टडी देता है, लेकिन जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि 14 दिन की कस्टडी की मांग यहां पर की जाए। इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम का एक ऑडियो सैंपल भी लिया जाएगा, जिससे पता लगाया जाएगा कि जो वायरल सेक्स वीडियो में जो आवाज आ रही है वो प्रज्वल रेवन्ना की है या नहीं। इसके अलावा प्रज्वल ने भारत आने से पहले 29 मई को सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। चूंकि अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, इसलिए अब ये तकनीकी तौर पर उनकी जमानत याचिका हो गई है। इस पर भी अब आज सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ अब तक यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज किए जा चुके हैं। 3 ऐसे मामले जो दर्ज हो चुके हैं। इस हफ्ते आपको याद होगा एक वीडियो संदेश भी उनके द्वारा जारी किया गया था और उसमें कहा गया था कि मैं 31 मई को एसआईटी के समक्ष पेश होऊंगा और जांच में भी सहयोग का वादा उस वीडियो संदेश में किया गया था। तो कर्नाटक में यौन शोषण के मामले में कई वीडियोस वायरल होने के बाद जो प्रज्वल रेवन्ना है वो देश छोड़कर फरार भी हो गया था। हासन सीट पर 26 अप्रैल को हो गए थे दूसरे चरण में मतदान। यहां पर एसआईटी के अनुरोध पर इंटरपोल ने रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी कर दिया था। 28 अप्रैल को हुई थी एफआईआर दर्ज। 28 अप्रैल को रेवन्ना के घर में काम करने वाली मेड ने शिकायत दर्ज करवाई थी। उसने एसटी रेवन्ना और उसके बेटे प्रज्वल रेवन्ना पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। दावा है कि पीड़िता एसटी रेवन्ना की पत्नी भवानी की रिश्तेदार भी है। तो इस पूरे मामले में आपको बता दें अब गिरफ्तारी हो गई है, एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले में जांच होगी। बिल्कुल आप सही कह रही हो। उसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात कि 26 अप्रैल को देश छोड़कर जर्मनी फरार हुआ था प्रज्वल रेवन्ना और उसके बाद से ये मामला काफ़ी तूल पकड़ता हुआ नजर आया था। और सबसे बड़ी बात कि सेक्स स्कैंडल ने वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। सामने आते ही प्रज्वल रेवन्ना 26 अप्रैल को देश छोड़कर जर्मनी फरार हुआ था। प्रज्वल ने हाल ही में वीडियो संदेश में ये भी बताया था कि 31 मई को लुफ्थांसा एयरलाइंस के विमान से बेंगलुरु वापस लौट रहा है। और देखिए सबसे बड़ी बात कि जैसे ही भारत में वापसी हुई तो एसआईटी ने रेवन्ना को गिरफ्तार कर लिया और सबसे बड़ी बात कि आज पेशी होने वाली है। सीआईडी दफ्तर लाया गया है, आज कोर्ट में पेशी होगी। तो दरअसल हासन लोकसभा सीट पर मतदान के एक दिन बाद 27 अप्रैल को प्रज्वल कथित तौर पर जर्मनी चले गए थे। एसआईटी ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के माध्यम से अब इंटरपोल से प्रज्वल के ठिकाने के बारे में जानकारी मांगी थी। इसको लेकर इंटरपोल यानी कि ब्लू कॉर्नर नोटिस पहले ही जारी कर चुका है। सांसदों विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए गठित एक विशेष अदालत ने एसआईटी के आवेदन दायर करने के बाद 18 मई को प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। रंजना, आपके पास क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि रेवन्ना की आज कोर्ट में पेशी होगी और प्रज्वल रेवन्ना गिरफ्तार हो गए और इस केस में अब तक क्या हुआ वो भी बताते चले। हासन के जिला स्टेडियम में रनिंग ट्रैक पर सैकड़ों पेन ड्राइव मिले और इसमें प्रज्वल रेवन्ना की करीब 3000 क्लिप और फोटोज थी। और हासन में दूसरे फेज में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई। 26 अप्रैल की बात है और प्रज्वल ने हासन से ही चुनाव लड़ा। 27 अप्रैल 2024 को प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ उनकी पुरानी मेड ने सेक्सुअल हरासमेंट की शिकायत की। 27 अप्रैल 2024 को प्रज्वल रेवन्ना ने वीडियो को माफ्ट बताकर शिकायत दर्ज कराई और इसी दिन वे जर्मनी चले गए। 28 अप्रैल 2024 को कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के आदेश पर जांच के लिए एसआईटी बनाई गई और इसकी कमान एडीजीपी बीके सिंह को दी गई। फिर 30 अप्रैल 2024 को विवाद बढ़ने पर जेडीएस ने प्रज्वल को पार्टी से सस्पेंड कर दिया।
फिर 3 मई 2024 प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना को गिरफ्तार किया गया, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया और 20 मई 2024 को स्पेशल कोर्ट ने एचडी रेवन्ना को जमानत दे दी। और फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके स्क्रीन पर जर्मनी से लौटे और एयरपोर्ट की ये तस्वीर है, बेंगलुरु एयरपोर्ट की ये तस्वीर फिलहाल आपके स्क्रीन पर जब उन्हें अरेस्ट किया गया। देखिए पुलिस फोर्स की मौजूदगी और रेवन्ना की आज कोर्ट में पेशी होगी। फिलहाल भारत 24 पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं, जहां रेप के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। अब आगे की कार्रवाई की जाएगी, कोर्ट में पेशी होगी साक्षी। बड़ी बात यह कि प्रज्वल रेवन्ना फिलहाल इन तमाम आरोपों से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उनके सीधे तौर पर ये शब्द है कि इस तरीके का कोई काम उन्होंने नहीं किया है और मुझे फंसाया जा रहा है, ये वो कहते हुए नजर आए। लेकिन उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो बेहद गंभीर आरोप हैं और इस तरीके के आरोप खासतौर पर चुनावी सीजन में लगना एक बड़े सवाल के दायरे को यहाँ पर बढ़ाता हुआ नजर आता है। फिलहाल 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जब प्रज्वल रेवन्ना यहाँ पर इंडिया में आए और उसके बाद किस तरीके से पुलिस के घेरे में वो देखे गए। आपको बता दें कि कर्नाटक में जो सेक्स स्कैंडल हुआ और यौन शोषण के आरोप लगे, उसमें पूरी तरीके से प्रज्वल रेवन्ना घिरते हुए नजर आ रहे हैं। हसन लोकसभा सीट से सांसद प्रज्वल रेवन्ना 31 मई को बेंगलुरु पहुंच गए और इस बीच तस्वीरें फिलहाल आपकी स्क्रीन पर। इस बीच जो कार्रवाई है फिलहाल अब पुलिस के द्वारा की जाएगी। इससे पहले वो लगातार बाहर थे और अब इंडिया में आने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, देखिए प्रज्वल जर्मनी के म्यूनिक से बेंगलुरु के लिए फ्लाइट में बिजनेस क्लास का टिकट उन्होंने बुक किया था, जो जानकारी निकलकर सामने आई है। और भारत आने से पहले उसकी ओर से सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। फिलहाल ये 2 एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके स्क्रीन पर, प्रज्वल रेवन्ना जिनकी गिरफ्तारी एसआईटी की तरफ से कर ली गई है और आज कोर्ट में पेशी होगी। अच्छा, जो आरोप प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर लगाए गए उनको लेकर वो कह रहे हैं कि मैं बहुत हैरान हूं और उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते उसके और पीड़िता जिसने आरोप लगाए हैं उसके बीच में अच्छे संबंध थे। हाल ही के चुनाव के दौरान वो भी चुनाव प्रचार में जुटी हुई थी, लेकिन उस बीच जो आरोप लगे उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि हैरान कर देने वाले आरोप है और उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हालांकि अब जांच पड़ताल जारी है, क्या कुछ होता है एसआईटी के द्वारा जांच पड़ताल में, क्या कुछ जो साक्ष्य है वो निकल कर आते हैं, देखना महत्वपूर्ण होगा। सामाजिक जीवन और राजनीतिक क्षेत्र में होने के कारण राजनीतिक प्रतिशोध और दुर्भावना के चलते उनके खिलाफ में ये आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रज्वल का ये कहना है, प्रज्वल ने कहा कि उन्हें और उनके परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ फर्जी और मॉफ्ड फोटोज और वीडियोज का इस्तेमाल किया जा रहा है। और पलक अभी आप जिक्र भी कर रही थी कि जांच पड़ताल की जाएगी कि जो वीडियोस में आवाज आ रही है वो प्रज्वल रेवन्ना की है या फिर वो किसी और व्यक्ति की है, या जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है, वाकई में सच्चाई है। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। होशियारपुर में प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार, पंजाब कितना मददगार, क्योंकि कल प्रधानमंत्री मोदी पंजाब के दौरे पर रहे। विपक्ष पर निशाना साधा, विपक्ष ने राम मंदिर का विरोध किया, इन्होंने संविधान का गला घोंट दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडी गठबंधन के इरादे खतरनाक है, ये भी कहा। मुस्लिमों को आरक्षण विपक्ष देना चाहता है, क्योंकि कल 7वें और अंतिम चरण की वोटिंग है और उसके पहले प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए पंजाब में कल नजर आए। अगर हम बात करें कि कल वोटिंग होनी है 58 सीटों पर, इसमें तमाम बड़े चेहरे हैं। अनुराग ठाकुर, कंगना रनौत, खुद प्रधानमंत्री मोदी, लालू यादव की बेटी मीसा भारती, ममता बनर्जी के भतीजे हैं। तो तमाम ये बड़े चेहरे जिनकी किस्मत कल ईवीएम में कैद हो जाएगी। लेकिन उसके पहले प्रधानमंत्री मोदी कल पहुंचे थे पंजाब के होशियारपुर और वहां पर कई बड़ी बातें कहते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी वजह है कि विकसित भारत का सपना। उन्होंने कहा देश ने 10 साल में अभूतपूर्व विकास देखा है। आज हर भारतीय विकसित भारत के सपने के साथ जुड़ गया, इसलिए हर देशवासी हमें आशीर्वाद दे रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी कई बड़ी बातें यहां पर कहते हुए कल नजर आए। इंडी गठबंधन पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। बिल्कुल, तो देखिए 7वें फेज का इलेक्शन कल और उससे पहले होशियारपुर में पीएम नरेंद्र मोदी के हुंकार बढ़ते आंखें और कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में पीएम नरेंद्र मोदी ध्यान पर बैठे। कन्याकुमारी में 1 जून तक करेंगे एकांतवास और ध्यान मंडपम का दौरा भी उन्होंने किया, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने जहां ध्यान किया था, पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर ध्यान कर रहे हैं। तो 45 घंटे का यह ध्यान और 1 जून तक करेंगे एकांतवास। तमाम अखबारों को आप उठा लें तो पीएम नरेंद्र मोदी की बीते दिन की ये तस्वीर जो कि तमाम सोशल मीडिया और अखबारों में छपी है और साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी देखिए ध्यान
की साधना जो उन्होंने शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार शाम कन्याकुमारी के प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे की ध्यान साधना उन्होंने शुरू की और इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी भगवती अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना उन्होंने की। धोती और सफेद शॉल ओढ़े मोदी ने गर्भगृह की परिक्रमा भी की और पीएम नरेंद्र मोदी इसके बाद नौका सेवा के जरिए रॉक मेमोरियल तक भी पहुंचे। बिल्कुल, आप क्योंकि बता रही हैं और क्योंकि तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, साल 2024 के चुनाव थे, प्रचार प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किए गए और इससे पहले हमने देखा था साल 2019 में भी जब प्रचार खत्म हुआ था तो उसके बाद केदारनाथ गए थे, वहां पर भी गुफा में ध्यान लगाते हुए नजर आए थे प्रधानमंत्री मोदी। और कुछ इसी तरीके की तस्वीरें महिमा इस बार भी देखने को मिली और अखबारों के फ्रंट पेज पर इन तस्वीरों का जिक्र भी किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी में भगवती अम्मन मंदिर में प्रार्थना की, तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर विधिवत पूजा अर्चना भी की और किस तरीके से उनका स्वागत किया गया वो भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री जहाँ पर ध्यान लगाएंगे वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहाँ पर मीडिया नहीं जा सकती है, वो तस्वीरें सामने नहीं आ पाएंगी। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए ध्यान लगाते हुए सामने आई और नतमस्तक होते हुए सामने आई वो फिलहाल आपकी स्क्रीन पर, और इन्हीं तस्वीरों को यहाँ पर अखबारों में भी तरजीह दी गई है। खासा मान्यता मंदिर में भगवती अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना करने की, और देखिए आरती लेते हुए पूजा अर्चना करते हुए और कामना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा जा सकता है। इस दौरान उन्होंने परिक्रमा भी करी, हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन भी यहाँ पर स्वीकार किया। 3 दिन के लिए 48 घंटे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान में आपको नजर आए। बिल्कुल, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने भगवती अम्मन मंदिर में प्रार्थना की। इस दौरान वहां की पोशाक यानी मुंडू पहने हुए पीएम नरेंद्र मोदी नजर आए और विधिवत पीएम नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की है। महिमा देखिए, स्वामी विवेकानंद की याद में विवेकानंद रॉक मेमोरियल बनाया गया है और सबसे बड़ी बात कि स्वामी विवेकानंद ने यहीं पर ध्यान किया था, ये भी बहुत पहले से ही हम आपको जानकारी दे भी रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी भी देखिए वहीं पर ही पहुंचे हैं, उससे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहे कि पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। और इन्हीं तस्वीरों के साथ चूँकि प्रधानमंत्री मोदी को आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे बड़ी बात की संदेश भी कल भेजा और काशी के लोग 1 जून को रिकॉर्ड मतदान करें, इस तरह की बात कहते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी नजर आए थे। यानी कि 7 चरणों के लिए प्रचार प्रसार किया प्रधानमंत्री मोदी ने और अब जाकर मेडिटेशन के लिए वो पहुंच चुके कन्याकुमारी। आगे बढ़ते काशी विश्वनाथ मंदिर में अमित शाह और अमित शाह ने बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किए, अपने परिवार वालों के साथ वहां पर पहुंचे थे। मंत्रोच्चार हुआ, पूजा अर्चना करते हुए आप तस्वीरें देख सकते हैं। अमित शाह की विधिवत पूजा अर्चना की, उनके साथ उनका परिवार भी मौजूद था। मत्था टेका, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया। और ये तस्वीरें, क्योंकि कल वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र, वहाँ पर मतदान भी होना है, वोट डाले जाने हैं, उसके पहले कल पहुँचे हुए थे अमित शाह यहाँ पर दर्शन पूजन करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी के लिए जीत का आशीर्वाद मांगते हुए अमित शाह यहाँ पर नजर आ रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किए, काशी के कोतवाल के दर्शन पूजन किए, परिवार के साथ यहाँ पर दर्शन काशी विश्वनाथ के अमित शाह करते हुए नजर आए। अमित शाह ने कोट्टई भैरवर मंदिर में भी प्रार्थना की, पूजा अर्चना की, सभी की खुशहाली और समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा। दरअसल अमित शाह तमिलनाडु भी पहुंचे थे और वहां पर कोट्टई भैरवर मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करते हुए, प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी की खुशहाली और समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा। ये उनकी तरफ से बाद में जब वो मीडिया से मुखातिब हो रहे थे तब कहा गया कि बस यही आशीर्वाद मांगा है कि चारों तरफ खुशहाली हो, सब खुश रहें। और ये तस्वीरें दरअसल, हालांकि तमिलनाडु में चुनाव तो संपन्न हो चुके हैं, लेकिन अमित शाह का ये दौरा कई मायनों में खास भी माना जा रहा है। अमित शाह कोट्टई भैरवर मंदिर पहुंचे जहां पर पूजा अर्चना की। और देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अमित शाह मौजूद रहे, अपने परिवार के साथ में पूजा अर्चना उनके द्वारा की गई, और उसके बाद में तमिलनाडु में खासा पूजा अर्चना करते हुए वो देखे गए। लगातार बीजेपी के तमाम दिग्गज यहां पर मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। और क्योंकि कल चुनाव प्रचार थम चुका है, 7वें चरण और आखिरी चरण के लिए वोटिंग अब होने वाली है 1 जून को, यानी कि कल वोटिंग होने वाली है, उसको लेकर सभी बड़े दिग्गज अब जहां चुनाव प्रचार अपना खत्म कर चुके हैं, वहीं पूजा अर्चना लगातार की जा रही है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान मग्न होते हुए देखे जा सकते हैं, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी में और तमिलनाडु में पूजा अर्चना करते हुए देखे गए। बढ़ते खबरों में आगे, हिमाचल दौरे पर जेपी नड्डा ने नैनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। और इस बीच बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में
बिलासपुर के नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। नैना देवी मंदिर बिलासपुर का विश्वविख्यात मंदिर है और यहाँ पर जेपी नड्डा पहुंचे और इससे पहले आपको पलक भी तस्वीरें दिखा रही थी। अमित शाह भी पूजा अर्चना करते हुए नजर आए और प्रधानमंत्री मोदी तो कन्याकुमारी पहुंच ही चुके, वहाँ पर भी उन्होंने मत्था टेका। तो अभी फिलहाल आप देख रहे हैं कि 7वें चरण का प्रचार जो है वो थम चुका है। मतदान होगा 1 तारीख को, 4 को परिणाम आएंगे और सभी नेता फिलहाल अब अपने अपने आराध्य के मंदिरों में दर्शन पूजन पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। हिमाचल की ये तस्वीरें हैं बिलासपुर जिले का विश्वविख्यात नैना देवी मंदिर और नैना देवी मंदिर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं। मंत्रोच्चार आपको सुनाई दे रहा है, मत्था टेका, पूजा की। और देखिए जेपी नड्डा ने अमृतसर में जनसभा को संबोधित भी किया। एक तरफ जहां नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए उनको देखा गया, वहीं अमृतसर में जनता को संबोधित किया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। जेपी नड्डा ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने पंजाब को बर्बाद कर दिया है। केजरीवाल और कांग्रेस की सरकार चोरों की सरकार है। ये बात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा की गई, क्योंकि कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। ऐसे में रोड शोज किए गए, जनता को संबोधित किया गया और जब वो अमृतसर में मौजूद रहे तो जमकर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए निशाना साधते हुए वो नजर आए चुनावों से ठीक पहले। और देखिए जेपी नड्डा ने पंजाब में भी रोड शो किया। आनंदपुर साहिब के नांगल में रोड शो करते हुए नजर आए। रोड शो में भारी संख्या में लोगों का सैलाब उमड़ा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं पंजाब बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ये तस्वीरें आनंदपुर साहिब से नांगल में रोड शो करते हुए नजर आए थे। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक तरफ जहाँ जोश नजर आया, वहीं पर आप इन तस्वीरों में ये भी देख सकते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए और साथ ही आपको ये भी नजर आएगा कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की। तो ये तस्वीरें जहां रोड शो उन्होंने किया और इंडी नेता या तो जेल में या तो जमानत पर। ये बीते दिन जब जेपी नड्डा संबोधित कर रहे थे फरीदकोट में और अमृतसर में, तब जनता को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने विपक्षी दलों पर परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें लोगों की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन की पार्टियां भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। जेपी नड्डा पंजाब में रहे, उधर हिमाचल प्रदेश का दौरा किया सीएम योगी ने, जनसभा को किया संबोधित और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस को वोट देना मुस्लिम लीग को वोट देने जैसा है। कांग्रेस वाले देश में तालिबान शासन लाना चाहते हैं। सीएम योगी ने कहा कि दिल्ली के सिंहासन पर राम भक्त ही बैठेगा। भारत में अब किसी औरंगजेब को पैदा नहीं होने देंगे। और क्या कुछ कहा गया सीएम योगी की तरफ से, सुनिए। कांग्रेस का घोषणा पत्र तो ऐसे लगता है जैसे मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र हो। बहनों और भाइयों बहनों, कांग्रेस को वोट देने का मतलब आज के दिन पर मुस्लिम लीग को वोट देने जैसा है। जो काम मुस्लिम लीग ने, जो काम 1940 के दशक में मुस्लिम लीग ने किया था, आज कांग्रेस वही काम करने जा रही है। औरंगजेब की आत्मा एक कांग्रेस के अंदर घुस चुकी है और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, स्वतंत्र भारत में अब किसी औरंगजेब को पैदा मत होने दीजिए। ये औरंगजेब है जिसने काशी में भगवान विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा था। यही औरंगजेब है जिसने मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर मस्जिद का निर्माण कर दिया था। बहनों और भाइयों, हमें इन दुष्टों को फिर से जीवित नहीं होने देना है और इसीलिए तो हम यूपी के अंदर बहुत सख्ती से निपटते हैं इन लोगों से, बहुत सख्ती से। कांग्रेस कहती है सत्ता में आएंगे तो पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ लागू करने का मतलब जानते हैं आप? पर्सनल लॉ लागू करने का मतलब, पर्सनल लॉ लागू करने का मतलब तालिबानी शासन। बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, बहनें ऑफिस और बाजार नहीं जा पाएंगी, बुर्का पहन करके घर के अंदर दुपक के रहना पड़ेगा। कांग्रेस के मित्रों को मैं सलाह देना चाहता हूं और उनको इस बात के लिए भी उनको चेतावनी भी देना चाहता हूं, भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। भारत किसी शरिया कानून से और किसी पर्सनल कानून से भारत नहीं चलेगा। कांग्रेस ने कहा
आज भी कांग्रेस के बुद्धिदाता कहते हैं अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था। इनके सहयोगी कहते हैं अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बेकार हुआ। हमने कहा राम मंदिर का निर्माण तो श्रद्धालुओं की उपस्थिति बताती है कि अच्छी हुई है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि बेकार हो गई है, इसलिए तुम राम मंदिर को बेकार कह रहे हो। तो हिमाचल प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जमकर निशाना साधा है विपक्षों पर। बढ़ते आगे, चंदौली में राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा वो भी आपको बताते चलिए। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि एनडीए 400 से ज्यादा सीटों पर विजय प्राप्त कर रही है। इंडी गठबंधन की पराजय सुनिश्चित है। तो बीते दिन देखिए मीडिया से मुखातिब हुए चंदौली में राजनाथ सिंह। चुनावी प्रचार प्रसार का दौर जारी था और 7वें फेज के चुनाव को लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंकी और एनडीए 400 से ज्यादा सीट जीतेंगी, ये दावा करते नजर आए। और इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी जमकर विपक्ष के ऊपर हमला बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का शरीर यहां पर है, मन पाकिस्तान में है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि वोट मांगते हैं भारत में, दिल धड़कता है पाकिस्तान के लिए। और इस तरीके से हमलावर होते हुए अनुराग ठाकुर, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो नजर आए जब वो कांग्रेस के ऊपर हमला कर रहे थे। बिल्कुल। और देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बात करें, उड़ीसा के बालासोर में जनसभा को संबोधित करते हुए वो भी नजर आए और कहा कि जैसे ही हम गरीबों को पैसा देना शुरू करेंगे, मीडिया वाले कहेंगे INDA सरकार गरीबों की आदत बिगाड़ रही है। लेकिन हम मीडिया की बात नहीं सुनेंगे, हम सिर्फ देश के गरीबों, किसानों, मजदूरों की बात सुनेंगे। तो राहुल गांधी देखिए यहाँ पर फिलहाल एक बार फिर से टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उनकी वीडियो जब सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई तो अलग अलग लोगों की तरफ से अलग अलग रिएक्शन भी अब सामने आ रहे हैं और अखबारों में भी फिलहाल इस खबर का जिक्र किया गया है कि किस तरह से राजनेताओं ने आखिरी चरण का जो चुनाव प्रचार है जब वो थमा, उससे पहले कैसे एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए नजर आ रहे थे। और चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच पंजाब के पटियाला में आम आदमी पार्टी का रोड शो, केजरीवाल भगवंत मान इस दौरान रहे मौजूद। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार बलबीर सिंह के समर्थन में ये रोड शो किया गया। दरअसल मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे पटियाला और वहां पर रोड शो उनके द्वारा किया गया। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार हैं बलबीर सिंह, उनके समर्थन में रोड शो की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि पंजाब की 13 सीटों पर कल डाले जाएंगे वोट और उसके पहले चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, पूरी ताकत झोंकते हुए। बात सीएम ममता बनर्जी की, जिन्होंने बीते दिन रोड शो किया। जादवपुर में ममता बनर्जी ने रोड शो किया और पार्टी उम्मीदवार के लिए वोट की अपील करते नजर आए। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी प्रमुख ने जादवपुर में रोड शो किया और ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। अखबारों में भी इसका जिक्र है। भाजपा तीसरी बार केंद्र की सत्ता में नहीं लौटेगी, ममता बनर्जी का ये स्टेटमेंट। और बीते दिन रोड शो में भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी भी नजर आई। और इस बीच 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम चुका है। कल शाम को खत्म हुआ चुनाव प्रचार। अब डोर टू डोर कैंपेन तमाम जो उम्मीदवार है वो कर पाएंगे। 8 राज्यों की 57 सीटों पर 1 जून को वोटिंग होनी है, जिसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं और वो कर ली गई हैं। फिलहाल चुनाव प्रचार थम चुका है। तो 7वें चरण को लेकर चुनावी शोर जो है वो थमा और उससे पहले हम आपको लगातार बता रहे हैं किस तरह से वार पलटवार का जो सिलसिला तेज होते हुए नजर आया था। 1 तारीख को मतदान होगा और 4 को परिणाम आएंगे और फिर पता चलेगा कि देश में आखिर किसकी सरकार बन रही है।